डियर स्टूडेंट, कल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन करी थी, डाइपोल की एक्सियल लाइन पे, और उसका आंसर आया था आपका 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये आपने कल निकाल लिया था और इसकी डायरेक्शन किधर थी? अलोंग p, यानी जिधर p था डाइपोल मोमेंट की किधर होती है? माइनस q से प्लस q, तो उधर ही इसकी डायरेक्शन आ गई थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई थी अलोंग p, और ये इसकी वैल्यू थी। आज आपने डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, बिल्कुल सेम तरह से। देखो टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर ए डाइपोल इन विच minus q charge is placed at point A and plus q at point B. O is a center of a dipole. 2a is a total length of a dipole. जिसमें से A ये है और A ये। कल आपने इस एक्सियल लाइन पे निकाला था, आज का निकालना आपने इक्वेटोरियल लाइन पे। तो जो P पॉइंट मान रहे हैं वो इक्वेटोरियल लाइन पे मान लेंगे। Let us consider point P. कल आपने सेंटर से r डिस्टेंस पे माना था, आज भी सेंटर से हम ये डिस्टेंस कितनी ले लेंगे? r। और क्या लिखोगे लाइन? हम लिखेंगे let P is a point, let P is a point on equatorial line, क्योंकि पूछा इक्वेटोरियल लाइन पे है, on equatorial line at a distance r from center, at a distance r from center, where we have to calculate electric field intensity, जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहां तक की चीजें हमने कल भी की थी एक्सियल लाइन। अब आपने इस डाइपोल से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, आपने कल भी किया था टॉपिक जी। हमें तो पता है डाइपोल में कि ये चार्ज होता है और ये सिंगल चार्ज से आपको निकालनी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो एक बार इस चार्ज से निकाल दो, एक बार इससे निकाल दे, बड़ा सिंपल है। डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड कर देंगे, अपोजिट होगी तो माइनस हो जाएगा, और नहीं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं होगा। चलो करते हैं। पहले इस चार्ज से निकालते हैं। क्या लिखेंगे? लेट आप लिख लेना E1 इज, इस लाइन को कंप्लीट कर लेना। अब आप है ना छोटे अक्षर दिखाई नहीं देंगे, इसलिए मैं कम लिख रहा हूं बोर्ड पे। आप लिखोगे लेट E1 is the magnitude of electric field intensity at point P due to minus Q charge at point A। यानी A पर जो पहले हम इससे निकाले इस चार्ज से, फिर बाद में इससे निकाल देंगे, ठीक है। अब मैं पूछूं बताओ E1 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर दिस इज 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो चार्ज कितना है? Q, तो क्या आ गया भी Q, और डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये यहां पे गलती करोगे आप, r स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि चार्ज तो ये रहा और जहां निकालनी है वो पॉइंट ये रहा, तो डिस्टेंस ये बनेगी आपकी, है कि नहीं? तो हम लिखेंगे AP का स्क्वायर, AP का क्लियर है? AP को आप क्या लिख सकते हो? देखो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, A तो ये है स्मॉल a, R ये है, तो ये AP कितना हो गया? ये हो गया जी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, ठीक है। r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, हाइपोटेन्यूज है ना, और AP का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो चार्ज Q, और डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि AP का स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट क्या होगा? कैंसिल। बात करते हैं डायरेक्शन E1 की। डायरेक्शन के लिए तो एक ही रूल है जी, बड़ा सिंपल है। टेस्ट चार्ज रखो, जिधर टेस्ट चार्ज आएगा उधर डायरेक्शन। देखो जी मैंने यहाँ रख दिया क्या नोट, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये क्या है? नेगेटिव। क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट, इधर आ जाएगा बिल्कुल। अब इधर आ रहा है तो E1 की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इस पॉइंट को ले लूं मैं C, तुम लिख देंगे अलोंग PC, यानी P से C, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज E1, ठीक है। इतना काम हो गया। अगला स्टेप आपको पता है, आप क्या लिखोगे? लेट
E2 is magnitude of electric field intensity at point P due to plus q charge at a P. E2 कितना आ जाएगा बताओ? 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो चार्ज और डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस तो उतनी है सही, ये भी कितनी है सेम है, तो ये a और ये r, दिस इज सीधा ही लिख देता हूं मैं, bp का स्क्वायर आएगा पहले और bp की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डायरेक्शन टेस्ट चार्ज रखो, रखता है ये पॉजिटिव जी और ये भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे रिपेल, और किधर जाएगा आपका टेस्ट चार्ज, तो ये चार्ज है और यहां रख रखा तो अपने से दूर ही है क्योंकि इधर जाएगा, ये किसकी डायरेक्शन है e पे, तो इस पॉइंट को मान लिया d, तो क्या कहते हैं अलोंग pb, अलोंग pb, ठीक है, दोनों चार्ज से हम निकाल चुके हैं। अब देखो क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है E1 और E2? नहीं है बिल्कुल भी। क्या अपोजिट में है? अपोजिट में भी नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक, मैंने कल आपको बताया था, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा, लिख देना इसको, लेट एंगल PAB is equal to एंगल PBA is equal to थीटा। क्या करें, पहले आप E2 के कंपोनेंट बताओ, E2 के किधर रखेंगे, देखो जी कल मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करना बताया था, E2 ये है, तो इसके दो ऐसे कंपोनेंट बताओ जो एक दूसरे के तो राइट एंगल पे हो यानी परपेंडिकुलर हो, और ये E2 मिडिल में आना चाहिए उनके, तो मेरे ख्याल में तो एक तो ये हो जाएगा वर्टिकल और एक क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। आपके बात समझ में आई कि नहीं? अब इनमें से एक तो बनेगा E2 sin थीटा, एक बनेगा E2 cos थीटा। cos थीटा किधर बनना है, जिधर थीटा होगा, अब ये थीटा यहाँ है तो यहाँ भी कितना एंगल बनेगा, ये थीटा, क्यों जी, कौन से एंगल में देखो, कोरस्पोंडिंग एंगल, ये लाइन है मेरे पास कोई स्लोप, जितने भी वर्टिकल लाइन खींचो सभी एंगल ये क्या है जी सेम, इनको क्या बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। अब ये लाइन है तो मैंने इसके ऊपर एक लाइन ये है आपकी हॉरिजॉन्टल, एक ये है, तो ये भी थीटा कितनी खींच लो सभी क्या बनेगा थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट तो हो गया E2 cos थीटा, दिस इज E2 cos थीटा, और ऊपर वाला क्या रह गया E1 में, E2 है, तो ये तो हो गया E2 cos थीटा, और ये हो गया E1 sin थीटा, क्लियर है। इस E2 के हमें दोनों कंपोनेंट ब्रेक, सिमिलरली किसको कर लें E1 को, अब देखो आप E1 आपका इधर है तो इसके कंपोनेंट किधर होने चाहिए जी, एक तो नीचे बन जाएगा और एक इसी के ऊपर आएगा, क्योंकि तभी तो राइट एंगल पे होंगे, तो ये कंपोनेंट तो ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट ये होगा इसी के ऊपर, आपके बात समझ में आई थी, तभी तो E1 बीच में आएगा, E1 मिडिल में भी तो देखो राइट एंगल पे होंगे दोनों, और E1 क्या आना चाहिए उनके बीच में आना चाहिए, जैसे हमने ये किया था भाई ये दोनों राइट एंगल पे हैं और E2 के बीच में, इसी तरह ये दोनों राइट एंगल पे हो गए कंपोनेंट और E1 के आ गए इनके मिडिल। अब फिर बात के E1 cos थीटा कौन सा होगा, E1 sin थीटा कौन सा होगा, उसके लिए थीटा क्या होना चाहिए, ये एंगल थीटा है तो ये भी कौन सा एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, जैसे यहाँ ऐसे z बनता है ना, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, आपने पढ़े होंगे छोटे क्लास में। तो अब E1 का कंपोनेंट बनना है तो E1 sin थीटा, एक E1 cos थीटा, तो थीटा की तरफ तो क्या बनेगा E1 cos थीटा, तो अब ये जो इसके ऊपर आया है इसी को मैं लिख दूं, दिस इज E1 cos ऑफ थीटा, और जो ये नीचे की तरफ आया ना इसको क्या लिख दें, दिस इज E1 sin थीटा। कुल मिला के पिक्चर क्या होगी जी, आपके लिए E2 और E1 थे, हमने E2 के दो कंपोनेंट ले लिए, एक तो आपका इधर हो गया, ये मैंने E1 लिख दिया, हमने E2 के कंपोनेंट करे थे तो E2 ही आए थे,
E2 के कंपोनेंट E2 cos थीटा E2 sin थीटा। इसी तरह E1 के कंपोनेंट E1 cos थीटा E1 sin थीटा। अब आप देखो जी, अगर मैं कहूं कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, बिल्कुल बराबर है, देखो E1 की वैल्यू ये रही 1/4 पाई sin नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और बिल्कुल सेम वैल्यू ही किसकी है, E2 की। मैग्नीट्यूड बराबर है, फर्क है तो किसका है, डायरेक्शन का। किसका है, डायरेक्शन। अब आप मेरे को ये बताओ, E2 sin थीटा तो वर्टिकली अपवर्ड है और E1 sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड है, और मैग्नीट्यूड क्या है, E1 E2 बराबर है। आपके बात समझ में आई कि नहीं भाई, E2 sin थीटा ऊपर है और E1 sin थीटा नीचे। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, sin थीटा बराबर है, तो ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल, यानी इनकी वजह से नेट इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या पड़ेगा, जीरो। आपने यहां लिख देनी है लाइन, magnitude of E1 and E2 is equal, so E1 sin theta downward and E2 sin theta upward cancel out each other। क्लियर है, क्या बच गया, अब सिर्फ E1 और E2 cos थीटा कंपोनेंट बच गए। क्या वो भी अपोजिट है क्या, उनको भी कैंसिल कर दें, देखना एक बार। नहीं जी बिल्कुल नहीं है, वो तो सेम डायरेक्शन में है। तो जब सेम में होते हैं तो क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो इनको क्या कर देंगे, ऐड, और दोनों ऐड होकर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, E ये आ जाएगी E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। E1 is equal to E2, ये हो गया जी 2E1 cos थीटा, क्योंकि बराबर है इनके मैग्नीट्यूड। दिस इज 2E1 cos थीटा, या आप E2 लिख देना, कोई बात नहीं, ठीक है। E2 लिख दो, 2E2 cos थीटा लिख दो, तो कोई फर्क नहीं, ये दोनों बराबर है। आपका टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपने एक तो E1 की वैल्यू पुट करनी है, देखो ये यहां से कर देंगे, और एक cos थीटा की वैल्यू करनी है इस ट्रायंगल में से। तो एक बार cos थीटा की वैल्यू निकलवाओ इस ट्रायंगल में से, इन ट्रायंगल PAO में cos थीटा, cos क्या होता है भाई, cos होता है जी आपका बेस बाई हाइपोटेनस। तो एंगल ये है तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, बेस कितना OA बाई हाइपोटेनस AP। OA की वैल्यू A और हाइपोटेनस की वैल्यू r² प्लस a² का E1 की वैल्यू है आपके पास cos थीटा, या ये दोनों वैल्यू यहां पुट करवाओ, बोलो क्या आएगा, देखो ये आ गया आपका 2। E1 की वैल्यू रखो भाई, ये Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r² प्लस a²। E1 की वैल्यू आ गई, इसमें किसके रहे, cos थीटा की, रखो cos थीटा ये रही, इनटू में a डिवाइड बाय r² प्लस a² अंडर द, ऊपर देखो Q इनटू 2a, P बन गया, दिस इज इक्वल टू P डाइपोल मोमेंट, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r² प्लस a² की एक पावर तो ये, और रूट है तो हाफ पावर ये, 1 एंड हाफ 3/2, यानी r² प्लस a² की पावर 3/2। ठीक हो गया। कल आपने कहा था कि a is very very less as compared to r, so neglect a को क्या कर दोगे, neglect, देखना क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका, this is p divided by 4 pi epsilon naught। भाई ये तो नेगलेक्ट कर दिया, r² की पावर 3/2, r² की पावर कितनी, 3/2, सीधी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, r की पावर कितनी आएगी, दिस इज योर लास्ट आंसर। कल वाले में क्या आया था, कल वाले में आया था जी 2p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यानी इसका डबल,
एक्सियल लाइन पे क्या आता है, डबल आता है, और इक्वेटोरियल या आप ये लो इक्वेटोरियल लाइन पे एक्सियल लाइन की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या आएगा आंसर, कौन सी लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। कुछ भी नहीं है, देखो कल की तरह हमने पहले 4 से निकाली, इधर आ गई, दूसरे निकाली, या अब ये ना तो सेम डायरेक्शन में थी ना अपोजिट में, हमने इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, इसको कर लिया, एक इधर आ गया, एक नहीं देखा, यूनिट टू बराबर है तो ये अपोजिट है तो कैंसिल हो गए, ये दोनों सेम में दे रहे तो क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये आ गया। ठीक है, और ये आने के बाद आपने क्या किया कि e1 की वैल्यू रख दी, cos थीटा की वैल्यू रख दी, दोनों की रख दी यहां पे, ऊपर p बन गया, a को नेगलेक्ट कर दिया, ये लास्ट आंसर। अब कोई पूछे कि रिजल्टेंट जो ये e आई है ये किधर आई है, इस e की डायरेक्शन किधर है, तो आप बताओ किधर है। भाई देखो दो थे आपके e1 e2, इनको 4 फैक्टर में आपने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, अब ये कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो चुके हैं, इनका कोई रोल ही नहीं है, दोनों कंपोनेंट किधर हैं, इधर, इन्हीं को आपने ऐड किया है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गई, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी है, अपोजिट टू p, क्योंकि p की डायरेक्शन होती है माइनस q से प्लस q, होती है नहीं होती, और ये किधर है, इधर है, तो क्या आ गई अपोजिट टू p। क्या आपके दिमाग में आया कि एक्सियल लाइन पे आता है 2p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r, और डायरेक्शन अलोंग p, जिधर p है उधर ही। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, इसका हाफ, 2 कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्शन अपोजिट टू p। तो ये था आपका टॉपिक इक्वेटोरियल लाइन। एक टॉपिक और करना है। हाँ तो स्टूडेंट, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास 2D में इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने उसके अंदर क्या रख रखा है कि डाइपोल। डाइपोल आप अच्छी तरह समझते हो क्या होता है, और आपने क्या निकालना है, उसके ऊपर जो टॉर्क लगना है। पहले टॉर्क की बात कर लें, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है जी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपने +1 में खूब पढ़ा है 5th यूनिट में, टर्निंग इफेक्ट की थी, उसमें टॉर्क आया था, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो जैसे चीज को, जब दो तरह के मोशन है आपके मेनली, एक तो आपका लीनियर मोशन, तो फोर्स लगाते हैं तो बॉडी लीनियर मोशन में चलने लगे, स्ट्रेट लाइन वाला, और दूसरा कौन सा है, रोटेशनल मोशन। कौन सा है, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह क्या आ जाता है, टॉर्क, फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क। होता क्या है, कोई चीज रोटेट कब करेगी, जब इसके ऊपर कपल ऑफ फोर्स लगेगा, मतलब जोड़ा, दो फोर्स लगे लगातार, और दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। जैसे देखो भाई, इस मार्कर के ऊपर, सॉरी इस डैश को मैं इस एंड को तो ऊपर की तरफ खींचूं, और इस पे की तरफ फोर्स लगाऊं नीचे की तरफ, देखो ऐसे, तो ये रोटेट हो जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। भाई इस एंड पे मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं और इस एंड पे किधर लगा रहा हूं, नीचे, तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट हो गया। और जो रोटेशन होता है वो किसे, जो टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, आपका जो फोर्स का एनालॉग है, किसमें, रोटेशनल मोशन में। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है, टॉर्क। और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कौन सी ले लो, जितनी ऊपर लग रही है उतनी नीचे लग रही है, ठीक है। तो कभी भी जब आपकी दो फोर्स लगे और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तब टॉर्क लगेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब दोनों एंड पे अपोजिट फोर्स ऐसे भी तो लग सकती है, इस एंड को मैं इधर खींचूं और इसको उधर खींचूं, अब तो नहीं घूम रहा जी, दोनों इक्वल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये रोटेट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यही है दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन। अब इस एंड पे फोर्स लगे ऊपर और इस पे लगे नीचे, तो लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स की तो ये होगी, और इस फोर्स की कौन सी होगी, ये अलग अलग नहीं होगी क्या, तो क्या लगेगा, ये टॉर्क कैसे घूम जाएगा। क्लियर है। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी तो फिर आपकी नेट फोर्स क्या आ जाएगी, 0। तो यही काम हम करने वाले हैं। एक बार देखो, लेट अस कंसीडर E is the magnitude of electric field और डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, जैसे इन एरो में दिखा है। लेट ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन इट, -q चार्ज at point A प्लस q at A, ठीक हो गया। मैं कहूंगा डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन किधर है, आप कहोगे -q से +q इधर, ऐसे
इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी है ये, इन एंगल कितना है थीटा, कितना एंगल है थीटा, किस चीज में एंगल है डाइपोल मोमेंट p में और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपका चार्ज है क्यों कहां रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैंने आपको कहा था बड़ा काम आएगा, क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड थी जी फोर्स बटे में चार्ज, ठीक है नहीं, भूल तो नहीं गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, चार्ज कितना है उसके अंदर Q, तो फोर्स कितनी लगेगी ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q इनटू E। तो इस चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी QE, आप लिखोगे फोर्स ऑन चार्ज Q at point B, that is F is equal to Q into E। ये कैसे आएगा? डायरेक्शन इस फोर्स की, भाई देखो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हो गया आपकी फोर्स Q into Q। सिमिलरली force on charge Q at point A, that is F is also QE, ये भी QE लगेगी सेम, भाई माइनस चार्ज है, मैंने पहले बता चुका हूं मैं, प्लस और माइनस का फर्क कहां पड़ता है डायरेक्शन पे। अब पॉजिटिव की तो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होती है, और नेगेटिव की उससे अपोजिट, ये हो गया QE, ठीक है। तो इसको लिख देना वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो आप दोनों फोर्स इक्वल है, क्या हुई अपोजिट इन डायरेक्शन है, क्या लाइन ऑफ एक्शन सेम है, बिल्कुल भी नहीं है, इसकी तो ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन, तो क्या लगेगा टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो कितनी होगी QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी हम निकालेंगे, ठीक है। आपको मैंने टॉर्क का फार्मूला पहले बता दिया था, आपने यहां लिख देना है देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और यू कैन से दैट दिस इज कपल ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन किधर होगी बता दिए। तो टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क लिखोगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स तो आपके पास है, क्या हुई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो कैसे निकालना। सपोज दिस पॉइंट इज P, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना बनेगा थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AP, तो इन ट्रायंगल ABP जो हमने निकालना होता है वो हम ऊपर लिखेंगे, दिस इज AP डिवाइड बाय, जिसका पता होता है वो नीचे लिखते हैं। पता तो AB का है, क्या पता है जी, अरे पता है डाइपोल की लेंथ 2A, नहीं पता क्या भूल गए क्या, डाइपोल की लेंथ कितनी होती है 2A, तो डिवाइड बाय, एक बार तो सीधा है AB लिख दें, इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो भाई एंगल ये तो परपेंडिकुलर है बाय हाइपोटेनस sin थीटा, क्या होता है sin थीटा, और AP की वैल्यू क्या आ गई, AB की वैल्यू रख देंगे 2A, तो डिवाइड बाय 2A इज इक्वल टू 2A sin थीटा, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। रखो टॉर्क, फोर्स की वैल्यू तो क्या हुई इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2A sin थीटा। अब ये बताओ Q इनटू में 2A क्या होता है डाइपोल मोमेंट P, तो टॉर्क कितना आ गया PE sin थीटा, 2A को और Q को मैंने क्या पुट कर दिया P, तो PE sin थीटा। वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, आप ऐसे भी लिख सकते हो दिस इज P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है बोलोगे तो फिर sin थीटा आ जाएगा। थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E, हम पहले ही बता चुके हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। तो ये टॉर्क का नया फार्मूला आ गया PE sin थीटा। टॉर्क की डायरेक्शन बाय क्रॉस प्रोडक्ट है, आपने प्लस वन में पढ़ रखा है। रिजल्टेंट वेक्टर जो दोनों वेक्टर हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होती है वेक्टर ही होती है, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। राइट हैंड स्क्रू रूल से हमने बताई थी, जिस प्लेन में P और E होंगे उसके क्या होगी नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होगी, इसकी डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन।
देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क फोर्स का एनालॉग है, फोर्स लीनियर मोशन में है और टॉर्क किस में होता है, रोटेशनल मोशन में। तो ये आपका टॉपिक था पी की साइन थीटा। एक 5 मिनट का टॉपिक और है, उसके बाद आप क्या ये चैप्टर खत्म हो जाएगा सेकंड चैप्टर। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। जहां भी एनर्जी आ जाए, एनर्जी का मीनिंग होता है वर्क डन। क्या होता है, वर्क। आप एक बात बताओ, ये जो टॉर्क लग रहा है ये क्या चाह रहा है कि मैं इसको रोटेट कर दूं। देखो इस एंड को तो ऊपर खींच रहा है, इसको नीचे। ये क्या चाह रहा है कि मैं इसको ऐसे अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करूं। तो इस एंड को ये है मान लिया, तो इस एंड पे इधर फोर्स लग रही है ऊपर और इस पे क्या लग रही है नीचे, यानी इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, रोटेट। ये क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो क्लॉक ऐसे चलती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है। किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। के बात समझ में आई। टॉर्क क्या चाहता है कि मैं डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं। किधर रोटेट कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। देखो अब टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब एनर्जी होता है वर्क डन। देखो एक सिंपल सी बात बताऊंगा, इस डेस्टर की पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पर है तो mgh। क्या है, mgh। अब ये कैसे आई mgh, कोई पूछे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ठीक है जी, किसके बराबर है, हम कहेंगे जी वर्क डन के बराबर। कौन सा वर्क डन, अर्थ इसको किधर खींच रही है, नीचे, किधर खींच रही है, और मैं उसके अगेंस्ट फोर्स लगा के इसको कहां लेके आऊं, ऊपर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या, इस डेस्टर की पोटेंशियल एनर्जी। आपके बात समझ में आई। अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल किधर है, नीचे, और उसके अगेंस्ट मैं इसको यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वो क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh। आपके बात समझ में आई नहीं, वो वर्क डन निकाल दो आप, वो वर्क डन ही क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। यही काम इसमें करना है। क्या चाह रहा है टॉर्क कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं और इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। फर्क ये है कि यहाँ रोटेशनल मोशन की सेंस में बात कर रही है, किसकी सेंस में, रोटेशनल मोशन की। तो जो आपका वर्क डन का फार्मूला बताओ आप, वर्क डन का फार्मूला सबको पता है, दिस इज F डॉट S। क्या होता है, F डॉट S। आपने 9th से पढ़ते आ रहे हो, वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम स्मॉल वर्क डन निकालते थे dw और फिर क्या करते थे F डॉट ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और उसका बाद में पूरे के लिए इंटीग्रेशन। अब बात है रोटेशनल मोशन की, तो हम dw निकालेंगे स्मॉल वर्क डन में। भाई फोर्स की जगह तो क्या आना है, टॉर्क आना है, हमें पता है। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। भाई हम स्मॉल एंड को टॉर्क की दर्शा रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, हम इसको पकड़ के और जबरदस्ती, जैसे अर्थ वाला कर लेते, जबरदस्ती हम इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। मान लिया कि पहले थीटा 1 था एंगल और बाद में कितना हो गया, थीटा 2। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या है, ये थीटा 1 से थीटा। आपके बात ये समझ में आई कि नहीं, वर्क डन करना है, वर्क डन फार्मूला फोर्स की टॉर्क आ गया, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे क्या आना चाहिए, एंगुलर। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा के लिए निकाल लिया और बाद में क्या कर दिया, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2। इंटीग्रेशन का यही तो रोल है फिजिक्स में, हम एक स्मॉल पार्ट्स के लिए निकाल लेंगे और फिर पूरे का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो आपने स्मॉल d थीटा निकाल लिया, पूरे का इंटीग्रेशन। टॉर्क की वैल्यू रखो, p की sin थीटा होती है, हमें पता है, dw इज p e sin थीटा का d थीटा, कहां से कहां तक है, थीटा 1 से थीटा 2। आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता, बाहर निकालो। एक तो p कांस्टेंट है, e कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, dw p e तो बाहर, और किसका इंटीग्रेशन है, sin थीटा का, थीटा 1 से थीटा 2। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है,
माइनस कोस थीटा। देखो डिफरेंशिएशन तो होता है कोस, इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है, क्या आएगा माइनस कोस। तो ये आ गया जी पीई और ये माइनस आगे और साइन का क्या आ गया जी कोस थीटा। लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 और dw का क्या होगा इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट था बाहर और ये आ गया। लिमिट पुट कर दो माइनस पीई ब्रैकेट पहले अपर लिमिट कोस ऑफ थीटा 2 माइनस में कोस ऑफ थीटा 1। पहले अपर लिमिट और माइनस का निशान लगा के थीटा की जगह लोअर लिमिट थीटा 1। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसके स्पेशल केस में वैल्यू पुट करके आप देख लेना, ये अलग-अलग स्पेशल केस रहेगा। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए एंड नेक्स्ट हम मंडे को स्टार्ट करवाएंगे आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो आपने क्या किया है, हमने पहले तो इसमें ये पढ़ा जी कूलम्ब्स लॉ, फिर कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से क्या निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग समझा, उससे उसका फार्मूला निकाल लिया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, फार्मूला निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट दिमाग में डाला ना कि दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसी से ये फार्मूला आया और फिर हमने इसको एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं कहीं हमने इसको यूज किया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही थर्ड चैप्टर में हम पोटेंशियल का कांसेप्ट समझेंगे कि पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का समझा आपने फोर्स बटे चार्ज होता है, इसी तरह पोटेंशियल का मीनिंग समझेंगे। फिर ऐसा ही पोटेंशियल का क्या निकाल लेंगे कि फार्मूला निकाल लेंगे, और फार्मूला निकालने के बाद हम उसको अलग-अलग जगह पर यूज करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का किया है। और ऐसे ही हमने फिजिक्स में पढ़ना है, एक-एक कांसेप्ट हम नया लेके आएंगे, पहले उसका मीनिंग समझेंगे क्या है, उसका फार्मूला और फिर उसका यूज। इस तरह से हमें करना है। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। कल संडे है, कल आपने इन दोनों चैप्टर की तैयारी करनी है। हो सकता है कल आपका टेस्ट लिया जाए दोनों चैप्टर का, फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, और मंडे से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक